नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस वन के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों हम करते हैं आपके रीट मेंस एग्जाम 2025 की बात करते हैं। सबसे पहले रीट मेंस एग्जाम की बात करते हैं 2025 की। और ये एग्जाम आपका कब होने वाला है दोस्तों? आपका जनवरी के अंदर होने वाला आपका ये एग्जाम, जनवरी 2026 के अंदर, यानी आपका 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच ही आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो रीट मेंस की बात करें दोस्तों, इसके अंदर हमने पहले आधार माना था आपकी कलाम बुकलेट। तो कलाम बुकलेट को हमने बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, आपके सामने एमसीक्यू के साथ हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं दोस्तों कलाम बुकलेट की, जो आपकी तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी GIST बुकलेट सार संग्रह, यानी एक तरह से शॉर्ट रिवीजन, यानी आपके एग्जाम के अंदर लास्ट में कितनी उपयोगी हो सकती है GST, उसकी बात करें तो सब जहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे टॉपिक आपके दिए हुए किसके अंदर, आपके GIST के अंदर। ठीक है, यानी लास्ट टाइम आप जब मोटे मोटे क्वेश्चन देखना चाहते हो, लास्ट टाइम हम जल्दी फास्ट स्पीड में रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होते हैं, जैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उसी के आधार पर पूरे सिलेबस का सार संग्रह बनाया कलाम ने किसके माध्यम से, GIST के माध्यम से। सबसे पहले इस बुकलेट की बात करें दोस्तों, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कॉमन है, चाहे सेम टॉपिक आपके, चाहे आपके लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। लेवल 2 में चाहे आपकी हिंदी हो, SST हो, चाहे आपकी साइंस में, तो चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, क्योंकि 5 सब्जेक्टों की आपकी पोस्टें आई हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विशेष सूची। तो देखो यहाँ पर विशेष सूची दे रखी है। इस बुकलेट की बात करें तो विशेष सूची की बात करें दोस्तों, पहला टॉपिक दे रखा है आपका शैक्षणिक परिदृश्य एवं RTI दे रखा है। दूसरा टॉपिक आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान का टॉपिक दे रखा है, जिसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान हम पहले नाथ एप्लीकेशन की बुक भी चल रही है अपनी, जिसमें हम 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी दे रखी है, यानी ICT दे रखी है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और शैक्षणिक मनोविज्ञान के क्वेश्चन आपको इस बुकलेट के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी चारों टॉपिक की बात करें, चारों टॉपिक चाहे आपकी लेवल 1 हो चाहे आपके लेवल 2, दोनों में कैसा है दोस्तों, आपके कॉमन है सिलेबस से दोस्त। और आज हम शुरुआत करने दोस्तों आपके पहले टॉपिक शैक्षणिक परिदृश्य और RTI की बात करते हैं। इसके अंदर हम आज शुरू करेंगे हम RTI से, जो आपके कलाम में दे रखे हैं उसी पेज से हम शुरुआत करें। जैसा कलाम ने पहला टॉपिक दे रखा आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी पहला टॉपिक दे रखा आपका RTE एक्ट 2009। तो 2009 से दोस्तों शुरुआत करें हम, फिर हम 2011 पढ़ेंगे, फिर निजी विद्यालयों में जो आपके निःशुल्क प्रवेश के नियम है, निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के जो नियम है वो देखेंगे। तो 3 टॉपिक आज हम लेके आए आपके लिए, तीनों टॉपिकों को एक साथ रिवीजन कर लेंगे इस क्लास के अंदर। लगभग 1 घंटे की अपनी एक क्लास होने वाली है, और वो भी किसके माध्यम से करने वाले हैं दोस्तों, MCQ के माध्यम से। किसके माध्यम से, MCQ के माध्यम से। चलिए दोस्तों, कलाम बुकलेट की GST को MCQ के द्वारा पूरी करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते बात करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे होंगे। और कलाम इस GST की पूरी लाइन टू लाइन आपको तैयार करवाने की कोशिश की जाएगी, रिवीजन के माध्यम से, MCQ के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, आपका कथन दे रखा है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। बिल्कुल राइट। कौन से संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था? आपका 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपका 2002 के अंदर हुआ था दोस्तों। तो बिल्कुल राइट है, कथन बिल्कुल सत्य है आपका। कारण दे रखा है, क्योंकि इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था? आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। तो नीचे दिए कोड का सही उपयोग करें तो A और R दोनों सही है, R एक की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके मूल संविधान की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? मूल संविधान की बात करते हैं। मूल संविधान में आपका नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, जिसके अंदर आपका अनुच्छेद 45 है। किसके अंदर है दोस्तों? ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, नीति निर्देशक तत्व है। इस नीति निर्देशक तत्व की बात करें, इसके अंदर दोस्तों अनुच्छेद 45 में क्या उल्लेख कर रखा है? आपका 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख, निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किसके अंदर कर रखा है दोस्तों? अनुच्छेद 45 के अंदर, नीति निर्देशक तत्व के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों, आपका 86वां संविधान संशोधन होता है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2002 के अंदर। कब होता है दोस्तों? आपका 2002 के अंदर होता है। इसके अंदर देखो, संविधान के अंदर क्या हुआ? मूल अधिकार की बात करते हैं दोस्तों। मूल अधिकार के अंदर क्या जोड़ा गया दोस्तों? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? आपका
अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21 ए आ सकता है आपका, जिसके अंदर आपके 6 से 14 वर्ष निःशुल्क व अनिवार्य किया गया शिक्षा के लिए। जो 6 से 14 वर्ष के बालक है आपके, इनके लिए क्या किया, शिक्षा को क्या किया गया दोस्तों, निःशुल्क किया गया। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिए कि भारतीय संविधान के किस के अंदर 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष बालकों की शिक्षा को निःशुल्क किया गया। तो आपके मूल अधिकार के अंदर अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। आपका क्या जोड़ा गया दोस्तों, अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। वही बात करें आपके नीति निर्देशक तत्व की, नीति निर्देशक तत्व की बात करें दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व, इसके अंदर दोस्तों आपके अनुच्छेद 45 से आपका जो मूल संविधान में भी उल्लेख था, इसमें क्या किया गया दोस्तों, संशोधन किया गया। क्या किया गया दोस्तों, संशोधन किया गया। और इसकी बात करें आपके 6 वर्ष तक ECC का प्रावधान किया गया, यानी पूरे बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान किया गया। कौन से तत्वों के अंदर, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अनुच्छेद की बात करें तो किसके अंदर, आपके अनुच्छेद 45 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों मूल कर्तव्य के अंदर बात करें, आपके मूल कर्तव्य के अंदर आपका 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया, आपका 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 51 एक के अंदर, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 86 संविधान संशोधन यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट द्वारा 2002 के अंदर हुआ था। मूल अधिकार के अंदर आपके अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जो आपके 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। नीति निर्देशक तत्व में संशोधन किया गया और आपके ECC का प्रावधान किया गया 6 वर्ष तक के बालकों के लिए। मूल कर्तव्य के अंदर आपके अनुच्छेद 51 ए के अंदर आपका 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया आपका, जो माता पिता बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। यानी माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की। अनुच्छेद 21 एक के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु कौन सा अधिनियम लागू किया गया? बाल श्रम निषेध अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 86 संविधान संशोधन अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? दूसरे की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो बात करते हैं मूल अधिकार की। मूल अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, मूल अधिकार की। और मूल अधिकार के अंदर दोस्तों हमारा क्या होता है? 86 संविधान संशोधन 2000 यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2002 की बात करें, इसके तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था आपका मूल अधिकार में? अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया था? कौन सा? 21 क्या आ सकता है? 21 ए आ सकता है दोस्तों। इस अनुच्छेद 21 ए को सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अधिनियम आया दोस्तों? अधिनियम की बात करें तो अधिनियम था आपका 35वां। कौन सा था दोस्त? 35वां अधिनियम था। क्या था आपका? आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 लाया गया। सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये 35वां अधिनियम राज्यसभा में कब आया था? सबसे पहले आया था आपके राज्यसभा के अंदर। किसके अंदर आया था दोस्तों? राज्यसभा के अंदर आया था। कब आया था आपका? 20 जुलाई 2009 को। 20 जुलाई 2009 को। दूसरी बार ये आया था आपका लोकसभा के अंदर। ये डेट याद कर लेना दोस्तों, सारी डेटें पूछी जाती हैं। लोकसभा की बात करें दोस्तों तो लोकसभा के अंदर आया था ये 4 अगस्त 2009 को। कब आया था आपका? 4 अगस्त 2009 को आया था। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की बात करें दोस्तों तो इस अधिनियम पर यानी 35वां जो अधिनियम था इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया? आपके 26 अगस्त 2009 को। और चौथा क्वेश्चन बनता है आपका, ये लागू कब हुआ दोस्तों? तो लागू हुआ दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। ये सभी डेटें आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पहले भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
सारा यहाँ पर क्वेश्चन सीधा आएगा। तो पूछा जा सकता है कि आरटीआई एक्ट 2009 राज्यसभा में कब आया था आपका, तो 20 जुलाई 2009 को आया था। लोकसभा में कब आया था आपका, 4 अगस्त 2009 को आया था। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब हुए थे आपके, 26 अगस्त 2009 को हुए थे। लागू कब हुआ था दोस्तों आपका, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, कौन सा अधिनियम था आपका, 35वां अधिनियम था। किसको सुनिश्चित करने के लिए 35वां अधिनियम लाया गया था, अनुच्छेद 21 को सुनिश्चित करने के लिए। अनुच्छेद 21 का कब जोड़ा गया था आपका, 86 संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया था। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या जगह आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जगह। ये तो क्वेश्चन पूछा था हमें कि अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु कौन सा अधिनियम लागू किया गया, आरटीआई एक्ट 2009 लागू किया गया था। 35वां अधिनियम था ये। कौन सा अधिनियम था आपका, 35वां। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का प्रवर्तन यानी लागू किस तिथि से हुआ, किस तिथि से हुआ दोस्तों, 1 जनवरी 2009, 26 जनवरी 2010, 1 अप्रैल 2010, 15 अगस्त 2010। तो ये लागू हुआ था दोस्तों आपका 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कब लागू हुआ दोस्तों आपका, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। देखो बात करते हैं सबसे पहले आरटीआई एक्ट 2009 की। लागू कब हुआ दोस्त, तो लागू तो आपका 1 अप्रैल 2010 को। कब हुआ आपका, 1 अप्रैल 2010 को। जब लागू हुआ उस समय यानी मूल से बात करें आपके, मूल आरटीआई एक्ट 2009 की बात करें दोस्तों, इसके अंदर बात करें दोस्तों, अध्याय कितने थे आपके, अध्याय थे आपके 7। अध्याय कितने थे आपके, 7 अध्याय थे। ठीक है दोस्त। धाराएं कितनी थी दोस्तों, धाराएं आपकी 38 थी। ठीक है। अनुसूची कितनी थी दोस्त, अनुसूची आपकी 1 थी। अनुसूची कितनी थी, 1 थी। ठीक है, ये चीज़ तो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करें तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, संशोधन कब हुआ था आपका, पहला संशोधन कब हुआ था आपका इसके अंदर। अब तक 4 बार संशोधन हो चुके हैं आरटीआई एक्ट के अंदर। तो संशोधन की बात करें आपका फर्स्ट, वो कब हुआ था दोस्तों, 2012 के अंदर। कब हुआ था आपका, वर्ष 2012 के अंदर हुआ था। तो वर्तमान में क्या हो गई दोस्तों, अध्याय की बात करें तो अध्याय तो वही 7 आपके। ठीक है दोस्त। धाराएं कितनी हो गई, धाराएं हो गई दोस्तों 39। और वर्ष 2012 के अंदर कौन सी धारा जोड़ी गई, 39वीं धारा जोड़ी गई, जोड़ी गई। तो वर्तमान में कितनी धारा होगी, 39 धाराएं होगी। अनुसूची की बात करें तो अनुसूची कितनी है दोस्तों आपकी, 1। तो ये दोनों चीज़ें याद करना दोस्तों। पहला संशोधन के बाद यानी 2012 के बाद में इसकी धारा कितनी हुई थी, 39 हुई थी। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। मूल बात करें, मूल संविधान के अंदर जब आपका संशोधन होता है, अधिनियम आता है आपका 35वां अधिनियम, तब आरटीआई एक्ट के अंदर कितनी धाराएं थी, 38 धाराएं थी। अध्याय कितने थे आपके, 7 थे। अनुसूची कितनी थी आपकी, 1 थी। लेकिन संशोधन हुआ था 2012 के अंदर, पहला संशोधन, जिसके अंदर अध्याय कितने हो गए, 7। कौन सी धारा जोड़ेगी, 39। तो धारा कितनी होगी, 39। अनुसूची कितनी होगी आपकी, 1। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अध्याय को बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहीं पर याद करते हैं हम 7वें अध्याय को। अध्याय कितने हैं दोस्तों आपके, अध्याय आपके 7। कितने आपके, 7 अध्याय। सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट। फर्स्ट कौन सा आपका, प्रारंभिक। नाम की बात करें तो कौन सा आपका, प्रारंभिक। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ नाम, ताकि आपको भी याद रहे नाम। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपकी धाराएं। क्या लिख देता हूँ मैं, धाराएं। ठीक है, साथ साथ लिख देना। इसके अंदर धाराएं आपकी 1 व 2, धारा 1 और 2। तो पहले अध्याय के अंदर बात करें, प्रारंभिक है, इसके अंदर धारा कितनी है आपकी, 1 और 2। पहला आप जानते हो सभी में, पहली धारा आपके नाम और दूसरे के अंदर आपकी परिभाषा है। वो आगे करेंगे दोस्तों। उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार सारी 7 एक बार याद कर लेते हैं। दूसरा अध्याय कौन सा आपका, दूसरा अध्याय आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यदि धाराओं की बात करें दोस्तों आपकी, इसके अंदर धारा आपकी धारा 3 से 5, 3 से 5। तीसरे अध्याय की बात करें दोस्तों, तीसरा अध्याय कौन सा आपका, तीसरा अध्याय का आपका समुचित सरकार, समुचित सरकार, स्थानीय सरकार यानी स्थानीय प्राधिकारी, प्राधिकारी एवं माता पिता, एवं माता पिता।
और धाराओं की बात करें दोस्तों तो धाराएं इसके अंदर आपकी 6 से शुरू होती है, आपकी 6 से 11 तक। ठीक है। चौथा अध्याय की बात करें तो चौथा अध्याय कौन सा आपका? चौथा अध्याय दोस्तों आपके विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व। विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व, शिक्षकों के उत्तरदायित्व दायित्व। धाराओं की बात करें दोस्तों तो धारा आपकी 12 से 28। सबसे ज़्यादा धाराएं कौन से अध्याय के अंदर है? आपकी अध्याय 4 के अंदर। कितनी आपकी? 12 से 28। ठीक है। पांचवें भाग की बात करें दोस्तों, पांचवा भाग कौन सा आपका? पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना, यानी पाठ्यक्रम से हम याद कर सकते हैं शॉर्ट के अंदर। पाठ्यक्रम कौन से अध्याय के अंदर? आपके 5वें अध्याय के अंदर है। और धारा की बात करें दोस्तों तो धारा आपकी 29 से 30 हो जाएगी। 29 और 30 दो धाराएं इसके अंदर। और छठे की बात करें दोस्तों, छठा कौन सा आपका? अधिकार, यानी बालकों के अधिकार की बात करें, अधिकार का संरक्षण। तो अध्याय के संरक्षण की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर धाराओं की बात करें तो धारा 31 से 34 है, 31 से 34 है। और 7वें अध्याय की बात करें दोस्त, 7वें अध्याय की बात करें आप तो 7वां अध्याय कौन सा आपका? 7वां अध्याय है दोस्तों आपका प्रकीर्णन। तो इनकी बात करें, धारा की बात करें, धारा 35 से आपकी 39। तो ये आपके 7 अध्याय है। 7 अध्यायों को मैंने एक साथ आपको याद करवाने का प्रयास किया गया। आप देखो एक बार यहाँ पर ये संशोधन भी लिख लेते हैं साथ साथ। वह संशोधन कब कब हुई आपकी, ये भी याद कर लो। संशोधन की बात करें दोस्तों, आपका पहला संशोधन होता है इसके अंदर 2012 के अंदर। कब हुआ था आपका? 2012 के अंदर। 2012 के अंदर कौन कौन सी धारा में परिवर्तन हुआ दोस्तों? तो संशोधन की बात करें धारा के अंदर तो धारा आपकी पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी, 21, 22 और 25। और कौन सी धारा जोड़ी? धारा जोड़ी गई थी इसके अंदर, धारा 39 जोड़ी गई थी दोस्त। सेकंड संशोधन की बात करें दोस्त, सेकंड संशोधन कब होता है आपका? सेकंड संशोधन होता है आपका 2017 के अंदर। कौन सी धारा के अंदर? धारा 23 के अंदर। कौन सी धारा में होता है आपका? धारा 23 के अंदर होता है। ठीक है। थर्ड संशोधन की बात करें दोस्तों, थर्ड संशोधन कब होता है आपका? 2019 के अंदर। और धारा 16 और धारा 38 के अंदर होता है ये। धारा 16 व धारा 38 के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है धारा 16, क्योंकि विद्यालय में रोके जाने से संबंधित प्रावधान था, बहुत बार पूछा गया था। और चौथा आपका फोर्थ की बात करें दोस्तों, फोर्थ संशोधन कब होता है आपका? 2022 के अंदर। और ये होता है आपका दोस्तों आपकी अनुसूची के अंदर। किसमें होता है आपका? अनुसूची के अंदर ये संशोधन हुआ था। ठीक है। और मान और मानक के लिए जो दिव्यांग बालकों के लिए जो शिक्षकों का प्रावधान किया गया था अनुसूची के अंदर कि कितने बालकों के ऊपर एक शिक्षक होगा। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी वाला। तो ये था आपका एक शॉर्ट के अंदर याद करवाने के लिए, बहुत ही शानदार तरीके से। देखो 7 अध्यायों के नाम हमने देखे, 7 धाराएं देख ली हमने। कौन से अध्याय के अंदर कितनी धाराएं वो यहाँ पर याद हो गई। कितने संशोधन हो चुके हैं अब तक? 4 संशोधन हो चुके हैं। कौन से संशोधन के अंदर कौन सी धारा में संशोधन हुआ, कौन सी जोड़ेगी, वो आपको यहाँ पर बता दिया गया। तो अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और लागू कब हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 के अंतर्गत, धारा 2 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अलाभग्रस्त समूह की श्रेणी में शामिल किया गया? अलाभग्रस्त समूह की श्रेणी में शामिल किया गया। 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले बालक, तो 2.5 लाख रुपए से आज कम वाले बालक को तो दुर्बल वर्ग की श्रेणी में शामिल किया गया। किसमें? दुर्बल वर्ग की श्रेणी में। तो ये तो नहीं होता। केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वाले बालक नहीं, केवल अनुसूचित जाति और केवल अनुसूचित जनजाति वाले बालकों को शामिल नहीं किया गया आपका अलाभग्रस्त समूह के अंदर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा वर्ष 2012 के अंदर निःशक्त बालक जोड़ा गया था इसके अंदर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि निःशक्त बालक को धारा 2 के अंदर कब सम्मिलित किया गया था? तो वर्ष 2012 के अंदर सम्मिलित किया गया था। कब? 2012 के अंदर इसमें सम्मिलित किया गया था। मैंने अभी बताया ना आपकी कि संशोधन कब होता? पहला 2012 के अंदर होता, जिसमें धारा 1 में संशोधन हुआ, धारा 2 में संशोधन हुआ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। देखो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट है ये अध्याय 1 की बात करते हैं दोस्तों। अध्याय 1 की बात करते हैं। अध्याय 1 के अंदर बात करें दोस्तों, पहला क्या आपका? प्रारंभिक। क्या आपका? प्रारंभिक। तो प्रारंभिक बात करें, धारा देखो हमने पढ़ी थी, धारा एक तो एक आएगी आपकी। धारा कौन सी आएगी आपकी? 1 आएगी, जिसके अंदर दोस्तों आपका नाम है, विस्तार है, वह प्रारंभ है।
ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रारंभ कब हुआ था आपका, यानी लागू कब हुआ था आपका, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस कौन सी धारा के अंदर है, धारा 1 के अंदर है। नाम क्या है दोस्तों, नाम हमने देख लिया, इंग्लिश के अंदर लिख देता हूँ, आरटी एक्ट 2009, यानी कि आपके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। विस्तार की बात करें तो संपूर्ण भारत में लागू है, संपूर्ण भारत में लागू है दोस्त, मदरसों को छोड़कर, किसको छोड़कर, मदरसों को छोड़कर, मदरसा हो गए, वैदिक पाठशाला हो गए, धार्मिक संस्था को छोड़कर, यानी छोड़कर बात करें, ये तो क्या हो गया आपके मदरसा हो गए। ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया दोस्तों आपके धार्मिक संस्था हो गए, धार्मिक संस्था हो गए, इनको छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है कौन सा आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है दोस्तों, ये तो आपकी धारा 1 का मामला सुलट गया। धारा 2 की बात करते हैं दोस्तों। धारा 2 के अंदर दोस्तों देखो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो परिभाषा है इसके अंदर, तो परिभाषा है तो आप आराम से कर सकते हो। सीधा क्वेश्चन पूछिए परिभाषा, जैसे समुचित सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ सरकार, क्षेत्र विस्तार आ गया। कैपिटेशन शुल्क, जैसे निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त भुगतान लेना, उसको कैपिटेशन शुल्क बोलते हैं। बालक की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बालक होते हैं। निःशक्त बालक कब जोड़ा गया था इसके अंदर, तो आपके 2012 में जोड़ा गया था, इसी के अंदर। लाभग्रस्त समूह, ठीक है, परिभाषा दुर्बल वर्ग 2.5 लाख से कम हो गए, ये इसमें जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते जाते हैं दोस्तों विद्यालय, यहाँ पर वो बता देता हूँ मैं विद्यालय। तो विद्यालय की बात करें तो दोस्तों धारा 2 के अंदर 4 प्रकार के बताए गए, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के बताए गए, उनकी बात कर लेते हैं, वो याद करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आता है 2N फर्स्ट, इस प्रकार ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा। तो पहला बात करें फर्स्ट के अंदर आपके सरकारी विद्यालय, कौन से आपके सरकारी विद्यालय, ठीक है। दूसरा आता है आपका 2N सेकेंड, इसमें आता है दोस्तों आपके अनुदानित, जहाँ से अनुदान प्राप्त करता है वो विद्यालय, जैसे जैन समुदाय वगैरह हो गया आपका। ठीक है, विभिन्न समुदाय द्वारा भी चलाया जाता है अनुदान के आधार पर। तीसरे की बात करें आपके 2N थर्ड, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपके विशिष्ट श्रेणी, इसमें कौन से विद्यालय को रखा गया दोस्तों आपके विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय, जैसे आपके NVS हो गए, KVS हो गए, ठीक है, सैनिक स्कूल हो गए, आपके सैनिक स्कूल हो गए। और चौथे स्कूल की बात करें आपके 2N फोर्थ की बात करें दोस्त, 2N फोर्थ की बात करें तो इसमें आ जाएंगे आपके निजी विद्यालय, कौन से आ जाएंगे दोस्त आपके निजी विद्यालय आ जाएंगे, निजी विद्यालय। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यालय कितने प्रकार के, 4 प्रकार से, इनमें कौन सी धारा के अंदर आपके अनुदानिक विद्यालयों का उल्लेख किया गया, तो धारा 2N सेकंड के अंदर अनुदानिक विद्यालय का उल्लेख किया गया है। बाकी परिभाषा आप कर दोगे। अन्वेषण क्या होता है, जैसे वरीयता देने के लिए यादृच्छिक प्रक्रिया अपनाना। प्रारंभिक स्कूल की बात करें कक्षा 1 से 8 की जो होती है स्कूल, वो क्या होती है आपकी प्रारंभिक स्कूल होती है, यानी सारी परिभाषा है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 2 के अंतर्गत बालक के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिकारों के संदर्भ में पूछा है हमें, अध्याय 2 के अंतर्गत, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 6 से 14 वर्ष के बालक को केवल प्रवेश का अधिकार है, पर स्थानांतरण का नहीं है। दोस्तों हमने क्या पढ़ा, देखो अध्याय 2 की बात करो, यहाँ पर साथ साथ समझते भी जाओ इसको। अध्याय 2 की बात करें दोस्तों, अध्याय 2 के अंदर क्या है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, क्या है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शॉर्ट में लिख रहा हो ना, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और समझ में आ जाए हर चीज़ को। इसके अंदर दोस्तों हमने धारा पढ़ी, तो धाराओं की बात करें, धारा आपकी 3 से शुरू होती है आपकी, और धारा 3 से 5 तक, कहाँ तक पढ़ी हमने, धारा 3 से 5 तक की पढ़ी हमने। तो पहला दे रखा देखो 6 से 14 वर्ष के बालक को केवल प्रवेश का अधिकार। दोस्त प्रवेश का अधिकार की बात करें तो देखो प्रवेश का अधिकार की बात करते हैं, धारा 3 की बात करते हैं सबसे पहले। तो धारा 3 में तो क्या है दोस्तों, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। धारा 4 की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, धारा 4 की बात करें, धारा 4 में दोस्तों आपके प्रवेश का अधिकार, किसका अधिकार, प्रवेश का अधिकार। और धारा 5 की बात करें दोस्तों, धारा 5 में क्या है दोस्तों, धारा 5 में आपके स्थानांतरण का अधिकार, स्थानांतरण का अधिकार। आप देखिए दोस्तों ऑप्शन आसानी से समझ में आएंगे आपको हर चीज़।
तो यहाँ पर दे रखा 6 से 14 वर्ष के बालकों को केवल प्रवेश का अधिकार। प्रवेश का अधिकार की बात करें तो धारा 4 की बात होती है, लेकिन स्थानांतरण नहीं। तो स्थानांतरण का अधिकार कौन सी में, धारा 5 के अंदर। यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं देने पर प्रधानाध्यापक के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यदि बच्चा चाहता है कि मैं दूसरी विद्यालय में जाना चाहता हूँ तो धारा 5 का उपयोग करता है वो, और इसके तहत उसको स्थानांतरण करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्थानांतरण का अधिकार है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा देखो, आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश तथा विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान अधिनियम में नहीं है। देखो, विशेष प्रशिक्षण की बात करें, विशेष प्रशिक्षण की प्रावधान है इसके अंदर, तो कौन से में आता है आपका, धारा 4 के अंदर। इसमें आता है दोस्तों आपके विशेष प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण का उल्लेख कौन सी धारा के अंदर किया गया दोस्तों, आपके धारा 4 के अंदर किया गया। कौन से अंदर, धारा 4 के अंदर किया गया दोस्तों। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यह अधिनियम है। बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, आयु के अनुसार प्रवेश, विशेष प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। 14 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल है दोस्तों, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थानांतरण का अध्याय धारा 5। धारा 4 के अंदर देखो दोस्तों, प्रवेश का अधिकार है जिसमें आपके विशेष प्रशिक्षण का उल्लेख किया गया है। प्रवेश लेने के बाद 14 वर्ष तक के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का अधिकार है। मैं 14 वर्ष के बाद भी बात करें, पूर्ण करने के बाद भी कोई अधिकार है तो वो भी किसमें उल्लेख है, आपकी धारा 4 के अंदर ही उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, बाद में वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सकता है। निःशुल्क की बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, आसपास स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य होगा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा यानी 14 वर्ष तक। ठीक है, 2012 के अंदर संशोधन हुआ था। ठीक है, धारा 3 के अंदर 2012 में क्या हुआ दोस्तों, संशोधन हुआ। और संशोधन के बाद में दोस्तों क्या क्या जोड़े गए आपके, बहु निःशक्त और गंभीर निःशक्त बालकों को घर पर आधारित शिक्षा, बहु निःशक्त और गंभीर निःशक्त शब्द जोड़े गए आपके, गंभीर निःशक्त शब्द जोड़े गए किसके अंदर, धारा 3 के अंदर। और इनको शिक्षा कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, घर पर। ये संशोधन कब होता है आपका, 2012 के अंदर होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहु निःशक्त और गंभीर निःशक्त बालकों को घर पर आधारित शिक्षा देने का प्रावधान आठवें अधिनियम की किस धारा में प्रावधान किया गया, तो धारा 3 के अंदर। किसके अंदर, धारा 3 के अंदर। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। अच्छे से आपको अध्याय 2 समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी पर आसपास के क्षेत्र में विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। कौन से नियम के, कौन सी धारा के अंदर, बताओ भाई। आरटीआई एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी पर आसपास के क्षेत्र में विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 धारा 6 के अंदर। देखो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले अध्याय 3 की। किसकी बात करते हैं दोस्तों हम, अध्याय 3 की बात करते हैं। अध्याय 3 क्या दोस्तों आपका, अध्याय 3 आपका समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य दोस्त, माता पिता के कर्तव्य किसके अंदर है दोस्तों, अध्याय 3 के अंदर। धारा की बात करें दोस्तों तो हमने धाराएं जब देखी थी, तो धारा कब तक कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम, 5 से तक पढ़ चुके हैं। 6 से लेकर 11 तक जो धाराएं हैं वो किसके अंदर आपकी, 6 से 11 तक की अध्याय 3 के अंदर। सबसे पहले बात करें धारा 6, तो धारा 6 क्या आपका, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। ठीक है, धारा 7 की बात करें दोस्तों, धारा 7 के अंदर क्या है आपका, वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्व है, वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्व। तो यहाँ पर देखो दोस्तों खर्चे का आकलन है। खर्चे का आकलन कौन करता है आपका, आकलन की बात करें तो कौन करती है दोस्तों, केंद्र सरकार। कौन करती है आपकी, केंद्र सरकार करती है। और केंद्र राज्य का अनुपात की बात करें, भारांश की बात करें हम, तो भारांश की तरह दोस्तों आपके केंद्र स्टेट लिख देता हूँ मैं, तो आपका 60:40 कितना आपका 60:40 सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करेगी, शिक्षण प्रशिक्षण के मानक और विकास का काम करेगी, तकनीकी सहायता देगी। ठीक है, ये सारे काम किस में आते हैं आपके, वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्व के अंदर आते हैं।
धारा 8 की बात करें, समुचित सरकार के कर्तव्य होते हैं। समुचित सरकार के कर्तव्य, सरकार के कर्तव्य किसके अंदर आते हैं दोस्तों? धारा 8 के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, समुचित सरकार कर्तव्य में आते हैं आपकी धारा 8 में आते हैं दोस्तों। धारा 8 के अंदर हो गया आपके जैसे निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, आसपास स्कूल उपलब्ध कराना, विशेष प्रशिक्षण, धारा 4 प्रक्रिया तय करना। ठीक है, धारा 4 के अंदर क्या पढ़ा हमने? विशेष प्रशिक्षण पढ़ा था। समय पर पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम विहित करना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, मान मानक के अनुरूप शिक्षा देना। ठीक है, निर्बल व असुविधाग्रस्त समूह के साथ भेदभाव न होना, ये किसके कर्तव्य है? सारी समुचित सरकार कर्तव्य। ठीक है, धारा 9 के अंदर बात करें दोस्तों, धारा 9 के अंदर क्या आता है आपका? स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य, स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य, ये कर्तव्य। ठीक है, जैसे 14 वर्ष तक के बालकों के बारे में रिकॉर्ड रखना। ठीक है, 14 वर्ष तक के बालकों का रिकॉर्ड, बालक का रिकॉर्ड रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, किसका काम है? आपके स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य दोस्तों। शैक्षणिक कैलेंडर तय करना, प्रवासी परिवारों के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना, यह भी किसका काम है दोस्तों? आपके स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य है। धारा 10 की बात कर लेते हैं दोस्तों साथ ही, क्योंकि धारा 11 तक है, तो धारा 10 के अंदर क्या है दोस्तों? आपके माता पिता एवं संरक्षक के कर्तव्य, माता पिता व संरक्षक के कर्तव्य, और धारा 11 की बात करें दोस्तों, धारा 11 की बात कर लेते हैं यहीं पर हम। धारा 11 के अंदर क्या है दोस्तों आपका? धारा 11 के अंदर आपके समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा, समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा की सुविधा, यानी कि आपको पता होना चाहिए ECC। ठीक है, ये धारा 11 के अंदर प्रावधान किया गया। तो हमने अध्याय 3 भी आपका कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में समुचित सरकार द्वारा पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा ECCE की सुविधा क्यों सुनिश्चित की जाती है? केवल बच्चों को खेल कूद की सुविधा देने के लिए, ताकि बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार हो और उनकी सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो, केवल अभिभावकों की सुविधा के लिए, केवल सरकारी विद्यालयों के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुविधा सुनिश्चित क्यों की जाती है? ताकि बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार हो और उनकी सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। तो ECC का प्रावधान किया गया धारा 11 के अंदर। किसके अंदर प्रावधान किया गया आपका? धारा 11 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो, समुचित सरकार के आगे करते हुए अभी हमने पीछे धारा 8 की बात की थी। धारा 8 की बात करें, धारा 8 के अनुसार समुचित सरकार कर्तव्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है? कौन सा कार्य शामिल नहीं है दोस्तों, बताओ? निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी आपके समुचित सरकार का कार्य है। आसपास के क्षेत्र में विद्यालय स्थापित करना और आधारभूत सुविधा सुनिश्चित करना, बिल्कुल राइट, ये भी इनका कार्य है समुचित सरकार का। बच्चों को प्रवेश देने के लिए माता पिता को शुल्क देना अनिवार्य है, तो माता पिता को शुल्क देना अनिवार्य नहीं है दोस्त, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, माता पिता को शुल्क देना अनिवार्य नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण और मानक के अनुरूप शिक्षा सुनिश्चित करना भी किसका काम है? समुचित सरकार का कर्तव्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें पूछा था कार्य कौन सा कार्य शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका शामिल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका शामिल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपके विशेष प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण धारा 4 प्रक्रिया तय करना, प्रक्रिया तय करना, यह भी किसका काम है दोस्तों? समुचित सरकार का कर्तव्य। ठीक है, पूछा जा सकता है। अन्य की बात करें, पाठ्यचर्या एवं व पाठ्यचर्या क्रम विहित करना, पाठ्यचर्या वह पाठ्यक्रम विहित करना, यह भी किसका कर्तव्य है दोस्तों? आपके समुचित सरकार का कर्तव्य है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। असुविधाग्रस्त समूह के साथ भेदभाव न हो, असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के साथ
भेदभाव नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। यह भी किसका काम है दोस्तों, आपके समुचित सरकार का कर्तव्य है। यानी समुचित सरकार के सारे कर्तव्य हमने ये दिए। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है समुचित सरकारी कर्तव्यों के बारे में। कौन सी धारा के अंदर उल्लेख है, आपकी धारा 8 के अंदर। किस अध्याय के अंदर आती है दोस्तों, आपके अध्याय 3 के अंदर आता है। अध्याय 3 के अंदर धारा 6 से 11 तक आती है। तो धारा 8 का संबंध कौन से अध्याय से है, आपके अध्याय 3 से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 12 के अनुसार निजी विद्यालयों में निर्धन और असुविधाग्रस्त बच्चों के लिए कितनी सीटें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कितनी सीटें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों, 10%, 15%, 20%, 25%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 25%। कितने परसेंट उपलब्ध कराई जाती है आपकी 25%। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो निजी विद्यालयों के अंदर बात करें दोस्तों, सबसे पहले धारा 12 की बात करते हैं दोस्तों। धारा 12 की बात करें तो खास श्रेणी व निजी विद्यालयों में 25% सीट आसपास के निर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, यानी धारा 12(1) ग के अंदर उल्लेख है इसका। ठीक है, अंदर धारा 12(1) ग के अंदर उल्लेख है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, धारा 12(1) ग के अंदर उल्लेख है किसका, कि असुविधाग्रस्त और निर्धन बालकों को निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराई जाएगी। कौन सी धारा के अंदर उल्लेख है, धारा 12(1) ग के अंदर है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। खर्च की प्रतिपूर्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी। जो दोस्तों ये 25% खर्च होगा ना, 25% के लिए जो खर्च होगा, इसकी प्रतिपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी, प्रतिपूर्ति की जाएगी दोस्तों आपकी समुचित सरकार द्वारा। किसके द्वारा, समुचित सरकार द्वारा। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आपकी अध्याय 4 की। किसकी बात करते हैं दोस्त, अध्याय 4 की बात करते हैं। अध्याय 4 क्या पढ़ा था दोस्तों, हमने पढ़ा था विद्यालयों व शिक्षकों का दायित्व है। विद्यालयों व शिक्षकों का दायित्व है, शिक्षकों का दायित्व है। इसकी बात करते हैं दोस्तों। धारा की बात करें तो धाराएं पढ़ी थी दोस्तों हमने 12 से लेकर 28 तक। धारा कितनी थी आपकी, 12 से लेकर 28 तक। याद करना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाएगा। तो अभी हमने पढ़ी है तो कौन सी आपकी, धारा 12। पीछे कौन सा आया था आपका, धारा 12। क्या था आपका, 25% निःशुल्क। याद करो, शॉर्ट में याद करते हैं 1 मिनट में। धारा 13 की बात करें दोस्तों तो कैपिटेशन शुल्क, कैपिटेशन शुल्क, ये शब्द याद कर लेना, कैपिटेशन शुल्क। धारा 14 की बात करें दोस्तों तो धारा 14 में सबूत, किसके, आयु के। धारा 15 की बात करें दोस्तों, प्रवेश से इनकार नहीं। ठीक है, प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते, धारा 15 के अंदर है। धारा 16 में संशोधन हुआ था, आप सभी को पता है 2019 के अंदर। ठीक है, परीक्षा से याद कर सकते हो। धारा 17 के अंदर बात करें तो खतरा, खतरा यानी दंड, दंड प्रतिषेध। धारा 18 की बात करें दोस्तों तो धारा 18 के अंदर क्या आपके मान्यता प्रमाण पत्र के बदले विद्यालय नहीं चला सकते, तो मान्यता प्रमाण पत्र। धारा 19 के अंदर बात करें दोस्तों तो मानक, मान व मानक, ये शब्द याद करना दोस्तों। इन शब्दों से आप इन धाराओं को याद कर सकते हो, पूछी जाती है। धारा 20 की बात करें दोस्तों तो धारा 20 के अंदर आपके संशोधन की शक्ति, अनुसूची की संशोधन शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, धारा 21 की बात करें तो एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति। ठीक है, धारा 22 की बात करें विकास योजना, क्या आपकी विकास योजना। धारा 23 की बात करें दोस्तों, धारा 23 में क्या है आपकी, शिक्षकों की नियुक्ति, अर्थाई, नियुक्ति संबंधी अर्थाई। ठीक है, धारा 24 की बात करें दोस्तों तो शिकायत, शिक्षकों की शिकायत। और धारा 25 की बात करें तो ये सभी का क्वेश्चन बार बार आता भी है आपका, अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात। धारा 26 की बात करें दोस्तों तो धारा 26 क्या आपका, रिक्ति, यानी 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रख सकते, 10%। धारा 27 की बात करें, धारा 27 में क्या है दोस्तों आपके,
गैर शैक्षिक प्रयोजन में प्रतिशत, गैर शैक्षिक प्रतिशत, ठीक है, आपदा और जनगणना के अलावा। धारा 28 की बात करें और अंतिम, प्राइवेट ट्यूशन, ट्यूशन। तो ये था आपका दोस्तों अध्याय 4। अध्याय 4 की आपकी धारा की बात करें 12 से 28, तो 12 से 28 धाराएं हमने देखी, बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने याद करने का प्रयास किया। आप देखो क्वेश्चन करते हैं इन धाराओं से संबंधित जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उन क्वेश्चनों की बात करते हैं, और देखो आपको सभी एक बार फिर से रिविजन हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर तो क्या गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो कथन और कारण दे रखे। विद्यालय प्रवेश के समय कैपिटेशन शुल्क व अनुवीक्षण आएगा आपका। अनुवीक्षण प्रक्रिया लागू नहीं की जा सकती, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। किसके अंदर है दोस्तों, धारा 13 के अंदर। उल्लंघन करने पर जुर्माना और दंड का प्रावधान है, बिल्कुल प्रावधान है। यदि कैपिटेशन शुल्क लेता है, जो कैपिटेशन शुल्क की बात करें, कैपिटेशन शुल्क तो 10 गुना राशि, जुर्माना गति आपकी 10 गुना राशि है। और यदि अनुवेक्षण प्रक्रिया अपनाता है तो दोस्तों पहले 25,000 रुपये प्रथम उल्लंघन पर, उल्लंघन की बात करें यदि वो फर्स्ट है, प्रथम है, तो कितनी आपकी 25,000, और फिर प्रतिदिन 10, फिर आपके प्रतिदिन 10,000, सॉरी 50,000, 50,000, ठीक है। धारा 13 के अंदर ये उल्लेख है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो विस्तारित समयावधि तक प्रवेश दिया जाएगा परंतु प्रवेश से कभी इनकार नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान किस धारा से संबंधित है? धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 17। तो धारा 14 में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, आयु के सबूत पढ़े हमने, क्या पढ़े, आयु का सबूत, ठीक है। धारा 15 में देखो विस्तारित समयावधि तक प्रवेश दिया जाएगा, प्रवेश परंतु प्रवेश से कभी इनकार नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान किया गया दोस्तों आपकी धारा 15 के अंदर। किसके अंदर प्रावधान किया गया, आपके धारा 15 के अंदर। धारा 16 की बात करें दोस्तों, धारा 16 के अंदर देखो दोस्तों आपकी परीक्षा है, कौन सी आपकी परीक्षा है, इसको याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर देखो दोस्तों संशोधन की बात करते हैं। संशोधन कब हुआ आपका 2019 के अंदर, कब हुआ 2019 के अंदर। दोस्तों देखो बात करते हैं सबसे पहले 16(1) के अंदर 5 व 8 की नियमित कक्षाएं, नियमित कक्षाएं, ठीक है। 16(2) की बात करें दोस्तों, इसके अंदर क्या आपका असफल हो गया कोई बालक, असफल की उल्टा लिख दिया मैंने, असफल कोई बालक हो गया, ठीक है। तो इनके लिए क्या किया जाएगा, आपका पुनः परीक्षा होगी, कितने माह में, 2 माह में, कितने माह में होगी, 2 माह। 16(3) की बात करें दोस्तों, तो परीक्षा कितने माह में होगी, अभी एक बार पहले देखिए 2 माह के अंदर। 16(3) की बात करते हैं यहाँ पर, 16(3) में यदि फिर से पुनः परीक्षा में, ये पुनः परीक्षा हुई ना, इसके अंदर यदि अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है, तो आपके 5 और 8 में रोक सकते हैं, असफल विद्यार्थियों क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और 16(4) की बात करें दोस्तों, 16(4) में क्या आपका प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासित नहीं किया जा सकता, निष्कासित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। तो ये किसमें प्रावधान है, सारे सारे धारा 16 के अंदर है, और इंपॉर्टेंट है धारा 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, सीधे पूछ जाएगी। धारा 17 के अंदर अभी देखा हमने शारीरिक और मानसिक दंड से प्रतिशत, शारीरिक और मानसिक दंड से प्रतिशत, तो हमने पहले एक साथ सारी धाराएं पढ़ी हमने, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे रिवीजन हम जीएसटी के आधार पर करें, एक भी लाइन ऐसी नहीं छूट रही होगी, आपने देखा होगा आपके पास जीएसटी की बुकलेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 से 21 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 18 से लेकर 21 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह मैं पूछा। धारा 18 विद्यालय के मान मानकों से संबंधित है, तो दोस्त धारा 18 मान मानकों से संबंधित नहीं है, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से धारा 18 किससे संबंधित है, तो मान्यता समाप्त होने पर को, सॉरी धारा 18 की बात करें, धारा 18 किससे संबंधित है दोस्तों, मान्यता प्रमाण पत्र, मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना
प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय स्थापित न किया जाना, किसी विद्यालय का स्थापित ना किया जाना, ठीक है। धारा 19 के अंदर क्या है दोस्तों? धारा 19 के अंदर है दोस्तों आपके मान और मानक। धारा 19 में क्या आपके मान और मानक, मान व मानक, यानी मान्यता समाप्त किए जाने पर भी स्कूल चलाने व पर, ठीक है, मान्यता समाप्त किए जाने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं, ये दे रखा है देखो, मान्यता मान और मानक मान्यता समाप्त होने पर दंड का प्रावधान है दोस्तों। कितना आपका? 1,00,000 रुपये। दंड कितना आपका? 1,00,000। मान मानक की बात करें इसमें 1,00,000। और उसके बाद फिर भी स्कूल चल रहा है तो प्रतिदिन 10,000 जुर्माना दोस्तों। प्रतिदिन कितना जुर्माना? आपका 10,000 जुर्माना है। कौन सी धारा में इसका उल्लेख है? मान मानक धारा 19 के अंदर। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा प्रावधान नहीं है, ठीक है। धारा 20 के अंतर्गत अनुसूची में संशोधन की शक्ति केंद्र सरकार का, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 20 के अंदर क्या आपका? अनुसूची में संशोधन की शक्ति किसको? केंद्र सरकार को है, बिल्कुल राइट। धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति में केवल शिक्षक सदस्य होते हैं, नहीं। विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करें केवल शिक्षक सदस्य नहीं होते दोस्त, ये केवल की वजह से गलत हो गया। धारा 21 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर याद करना, इसके गठन के अंदर दोस्तों 75% तो क्या होते हैं आपके? माता पिता में से चुने जाते हैं। और इनमें से 50% कम से कम क्या होनी चाहिए आपकी? महिला सदस्य होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यानी किससे मिलकर होता है गठन? अब आप समझ गए होंगे आपके। देखो, माता पिता हो गए बच्चे के, जो विद्यालय पढ़ रहा है ना उसी बच्चे के, अन्य बच्चे के नहीं। मैं गांव के सभी बच्चों के माता पिता नहीं, उस विद्यालय में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वही माता पिता, ठीक है। दूसरे सभी शिक्षक, दूसरे क्या होंगे आपके? सभी शिक्षक होंगे, प्लस आपके स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्य, स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्य भी इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे दोस्तों। तो ये है आपकी धारा 21 में पूरा प्रावधान, यानी विद्यालय प्रबंधन समिति के अंदर केवल शिक्षक के शामिल नहीं है, माता पिता भी है, स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्य भी है, सभी जो स्कूल में काम कर रहे हैं वो शिक्षक भी है, ठीक है। और इनमें भी 75% तो कौन होंगे? माता पिता होंगे। और उन 75% के 100 में से 50% कौन होंगे? आपकी महिला सदस्य होंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, बाकी सारे गलत दे रखे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 19 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा, या विद्यालय प्रबंधन समिति? तो दोस्तों अब ये निर्धारित की जाती है आपकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम योग्यता की बात करें दोस्तों तो न्यूनतम योग्यता कौन सी धारा में प्रावधान है दोस्तों? धारा की बात करें तो धारा 23 के अंदर, धारा 23 के अंदर है। और इसके अंदर दोस्तों संशोधन कब होता है आपका? संशोधन होता है आपका 2017 के अंदर। देखो 2012 के अंदर हुआ, 2017 में हुआ, 19 में और 22 के अंदर हुआ। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें पहले बता दी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से विश्लेषण हो सके, हर चीज़ को आपको पता हो क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्या करवा रहे हैं, ठीक है। बुकलेट को समझना है ना, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा, एक दोस्तों कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी इन शॉर्ट सार है ये GIST एक क्या है आपका सार संग्रह। इन सार को कब कवर कर सकते हो? जब आपको शुरू से लेकर लास्ट तक एक दूसरे को कनेक्ट करोगे तभी समझ पाओगे, ठीक है। तभी कहते हैं खुद के नोट्स हो ना, शॉर्ट नोट्स, उससे बहुत ज़्यादा टफ लगेगी ये बुकलेट आपको जब पढ़ोगे तब, यदि आप नहीं पहली बार पढ़ रहे हो। तो धारा 23 के अंदर क्या बात करें? संशोधन हुआ 2017 के अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? क्या पढ़ा था? शैक्षिक प्राधिकारी किसको बनाया गया? आपके NCTE को बनाया गया था, ठीक है। पहले अर्था के अंदर कितनी संशोधन थी? अर्था की बात करें पहले 5 वर्ष की शिथिलता थी, लेकिन संशोधन के बाद 4 वर्ष अतिरिक्त कर दी गई, 4 वर्ष अतिरिक्त शिथिलता किनको दी गई दोस्तों? अतिरिक्त शिथिलता जो आपके 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त हुए ना, जो शिक्षक हैं, बाद जो नियुक्त हुए हैं उन शिक्षकों को 4 वर्ष की अतिरिक्त शिथिलता दी गई है। और वैसे 5 वर्ष के थी कि इन 5 वर्ष के अंदर ये मापदंड पूरे
होने चाहिए शिक्षक के जो शिक्षक बन रहा है। लेकिन 2017 में संशोधन के बाद 31 मार्च 2015 के बाद जो शिक्षक लगाया गवर्नमेंट, उसको 4 वर्ष की अतिरिक्त शिथिलता और मिलती है कि 5 वर्ष तो थे, अब 4 वर्ष के अंदर में और कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी योग्यताएं अर्थ है उनको पूरी कर सकते हो। इसका नोडल अधिकारी यानी शैक्षिक पदाधिकारी किसको बनाया गया? आपका एनसीटी को बनाया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो, शैक्षिक पदाधिकारी पूछा गया है। शैक्षिक पदाधिकारी किसको बनाया गया है? तो एनसीटी को बनाया गया दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम की किस धारा में किया गया? विद्यालय प्रबंधन समिति, देखो हम पीछे कर चुके हैं क्वेश्चन, एक साथ मैंने आपको बताया था। तो बताओ भाई दोस्तों 21 में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 के अंदर क्या आपकी विद्यालय विकास योजना, विकास योजना है, ठीक है दोस्तों। 24 के अंदर बात करें आपके, 24 के अंदर क्या आपके शिक्षकों के कर्तव्य, शिक्षकों के कर्तव्य व शिकायत दूर करना, शिकायतों को दूर करना। धारा 25 की बात करें, छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपदा राहत 10 वर्षीय जनगणना तथा चुनाव के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में शिक्षक के नियोजन का निषेध किस धारा के अंदर है? धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28, तो धारा 27 के अंदर, ठीक है। कि आपदा राहत और 10 वर्षीय जनगणना तथा चुनाव के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में शिक्षकों का नियोजन निषेध है, बाकी समय क्या किया? प्रतिषेध किया गया है। बाकी आपदा राहत कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लग सकती है। जब जनगणना चलेगी अभी आपकी 2026 में, जनवरी के बाद में 2027 में आपकी नई जनगणना आने वाली है आपकी, तो उसके अंदर भी शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी दोस्तों। वो जनगणना करेंगे, प्रत्येक परिवार के अंदर नाम, पत्ते, कितने की शादियाँ हो चुकी है, कितने के बच्चे हो चुके हैं, कौन कहाँ पर रहता है, क्या करता है, वो सारे रिकॉर्ड होंगे। चुनाव के अतिरिक्त चुनाव के अंदर ड्यूटी लगती है शिक्षकों की, आप सभी को पता, चाहे लोकसभा हो, चाहे MP की हो, चाहे आपकी सरपंचों के चुनाव हो। अन्य कार्यों में शिक्षकों के नियोजन पर निषेध है। इन 3 कार्यों के अलावा जो अन्य कार्य है वहाँ पर शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती, ठीक है। और ये तीनों कार्य बहुत ही मुश्किल है। तो धारा 27 में इसका प्रावधान किया गया। धारा 25 देखो छात्र शिक्षक अनुपात देखा था हमने। धारा 26 के अंदर बात करी हमने शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, रिक्तियों को भरा जाना किसके अंदर है दोस्तों? धारा 26 के अंदर है। कितने % रिक्त नहीं हो सकती? 10%, 10% से ज़्यादा रिक्त नहीं हो सकते दोस्तों, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। धारा 28 जो आपके अध्याय 4 की अंतिम धारा है, इसमें आपके प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। ये लो दोस्तों, आपका अध्याय 4 भी कंप्लीट हो चुका है। 2 बार आपको रिवीजन भी करवा दिया साथ साथ सारी धाराओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 22 की बात करते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूं, क्या लीजिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या अपना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अध्याय 5 की बात करते हैं। अध्याय 4 अपना कंप्लीट हो चुका है, अब अध्याय 5 शुरू हो चुका है। अध्याय 5 के अंतर्गत पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या क्वेश्चन पूछा हमें, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? अध्याय 5 की बात कर रहे हैं। तो अध्याय 5 क्या आपका, सबसे पहले तो आपका अध्याय पूछा है, तो अध्याय 5 आपको याद होना चाहिए। जैसे अध्याय 5 दिखा तो आपको याद होना चाहिए कि अध्याय 5 क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, पाठ्यक्रम वह उसका पूरा किया जाना, पूरा किया जाना कौन से अध्याय में दोस्तों? अध्याय 5 के अंदर। धाराओं की बात करें दोस्तों आपके, तो धारा कौन सी हो जाएगी आपकी? धारा 29 व 30, 2 धाराएं इसके अंदर। जो क्या दे रखा, पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया धारा 30 के अंतर्गत आती है। पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया धारा 30 के अंतर्गत नहीं आती है दोस्त, धारा 29 के अंदर आती है। इसमें आती है आपकी धारा 29 के अंदर। तो पहला आपका गलत हो जाएगा दोस्त, पहला क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम संविधान के मूल्यों व मातृभाषा के अनुरूप तैयार किया जाता है, बिल्कुल। पाठ्यक्रम है तो संविधान के मूल्यों व मातृभाषा के अनुरूप किया जाता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है ये, ठीक है। कौन सी धारा में उल्लेख है आपकी? धारा 29 के अंदर उल्लेख है। और हमें क्या पूछा था, सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 5 की शिक्षा पूर्ण होने पर समापन प्रमाण पत्र दिया जाता है। कक्षा 5 की शिक्षा पूर्ण होने पर नहीं दोस्त, कक्षा 8 की शिक्षा पूर्ण होने पर समापन प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। और इसका उल्लेख किसमें? कक्षा 8 वाला
धारा कौन सी में आ जाएगी आपकी, धारा 30 के अंदर। ठीक है, दोनों धाराओं के दे रखे क्वेश्चन। पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा बिना शैक्षणिक प्राधिकार के निर्देश तैयार किया जाता है। देखो बिना शैक्षणिक प्राधिकार के तैयार नहीं किया जाता। शैक्षणिक प्राधिकार की बात करें तो राजस्थान के अंदर किसको बनाया गया दोस्तों, RSCERT को बनाया गया है, RSCERT को। इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका, उदयपुर के अंदर। ठीक है, और CBSE का किसको बनाया गया, केंद्र के अंदर। केंद्र की बात करें, केंद्र बनाया गया आपका NCERT। दोनों क्वेश्चन याद कर लेना दोस्तों। 29-30 दोनों के प्रावधान आ गए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 6 अब 6 की बात करते हैं, के अंतर्गत बालकों के अधिकारों के संरक्षण। तो अध्याय 6 के अंदर क्या आपके बालकों के अधिकारों का संरक्षण है दोस्तों। तो देखो क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। सीधा क्वेश्चन पूछे कि RT एक्ट 2009 के अध्याय 6 का संबंध किससे है, तो आपके बालकों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर है। किसको लेकर, आपके बालकों के अधिकार को संरक्षण को लेकर है। से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, यह मैं क्वेश्चन पूछा है दोस्त। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, बालक के शिक्षा के अधिकार की मॉनिटरिंग धारा 32 के अंतर्गत आती है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला देखो, सबसे पहले अध्याय 6 की बात कर लेते हैं। अध्याय 6 के अंदर बात करें, धारा कितनी आपकी, धारा की बात करें अध्याय 6 के अंदर तो आपकी 31 से 34 हमने पहले पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। शुरू के अंदर आपको इसीलिए बताया गया था। तो देखो बालकों के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटरिंग करना धारा 32 के अंदर नहीं है दोस्त, इसके अंदर आपकी धारा 31 के अंदर। तो पहली धारा तो आपकी याद होगी। ठीक है, बाल अधिकारों से संबंधित शिकायतों का निवारण 6 माह में किया जाना चाहिए। 6 माह में नहीं किया जा सकता दोस्त, आपके कितने माह में किया जाना चाहिए, आपका 3 माह में। और ये प्रावधान कौन सी धारा के अंदर है दोस्तों, प्रावधान की बात करें तो धारा 32 के अंदर। तो 2 धाराएं तैयार हो गई आपकी। 31 के अंदर क्या आपके बाल शिक्षा के अधिकार की मॉनिटरिंग करना, और धारा 32 में क्या आपके बाल अधिकारों से संबंधित शिकायतों का निवारण 3 माह के अंदर करना। ठीक है, 32 आपकी तैयार हो गई दोस्तों। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, राष्ट्रीय व राज्य बाल संरक्षण आयोग को सिविल कोर्ट के समान अधिकार प्राप्त है। किसके समान प्राप्त है, आपके सिविल कोर्ट के समान अधिकार प्राप्त है। ये बिल्कुल सही है। तो हमने पूछा था सही कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सिविल कोर्ट के समान अधिकार है, इसका प्रावधान किसमें आपकी धारा 31 में उल्लेख किया गया। इसका भी राज्य सलाहकार परिषद का गठन धारा 33 के अंतर्गत किया गया है। तो राज्य सलाहकार परिषद का जो गठन है दोस्तों, धारा 33 के अंदर नहीं किया गया, धारा 34 के अंदर किया गया है। फिर धारा 33 में क्या है दोस्तों, धारा 33 के अंदर आपकी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद धारा 33 के अंदर है। और दोनों के अंदर सदस्य की बात करें दोस्तों, दोनों में सदस्य कितने होते हैं आपके, सदस्य की बात करें दोनों में आपके 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, आपके 15 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा भी याद होगी, धारा 31 से लेकर 34 तक। ठीक है, धारा 31 में मॉनिटरिंग करना, धारा 32 की बात करें शिकायत दूर करना, धारा 33 की बात करें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, धारा 34 की बात करें राज्य सलाहकार परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत सद्भावना भावपूर्वक गुड फेथ की गई कार्रवाई संरक्षण प्रदान किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया है। धारा 35, धारा 36, धारा 37, धारा 38। बताओ भाई, ये प्रकरण आ गया आपका अन्य धाराएं। धारा 35 की बात करें निर्देश जारी करने की शक्ति। धारा 35 में क्या आपकी निर्देश जारी करने की शक्ति, निर्देश जारी करने की शक्ति। देखो बात करें हम आपके अध्याय 7 की, 6 पिछला 6 पढ़ लिया हमने। देखो 6 पढ़ चुके हम। और अंतिम अध्याय कौन सा आपका, अध्याय 7 कौन सा आपका प्रकीर्णन। और इसके अंदर धारा की बात करें दोस्तों आपकी, तो धारा 35 से 39 है। कितनी आपकी 35 से 39। तो निर्देश जारी करने की शक्ति धारा 35 में। धारा 36 के अंदर बात करें अभियोजन के पूर्व मंजूरी, अभियोजन के पूर्व मंजूरी, पूर्व मंजूरी। ठीक है, धारा 37 के अंदर सद्भाव पूर्वक में की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन था। धारा 38 की बात करें समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति, समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति, बनाने की शक्ति। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और लास्ट धारा कौन सी थी आपकी, धारा 39 कब जोड़ी गई थी दोस्त, 2012 के अंदर जोड़ी गई थी।
इसके अंदर क्या है दोस्तों, कठिनाई को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति, कठिनाई को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति, केंद्र सरकार की शक्ति। ये लो दोस्तों, हमने आरटी एक्ट 2009 कंप्लीट पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हमने, आरटी एक्ट 2009 कंप्लीट पढ़ चुके हैं अध्याय। अब बात करते हैं अनुसूची आपकी एक बच के, ये क्वेश्चन आपका अनुसूची से आ गया। देखो, कक्षा 6 से 8वीं तक के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक शैक्षिक वर्ष में न्यूनतम कितने कार्य दिवस एवं शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए। कक्षा 6 से 8 तक की बात करें, अनुसूची से क्वेश्चन पूछा गया है 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। दोस्तों ये क्या गया आपकी कक्षा 1 से 5 तक, 1 से 5 तक के लिए। तो पहला 210 कार्य घंटा, 900 शिक्षण घंटे, 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अनुसूची से पूछा गया था। यहाँ पर प्राथमिक और शिक्षा के छात्र शिक्षक अनुपात पूछता तो 30:1 है, और 200 से अधिक बालकों के लिए 40:1 से अधिक नहीं हो सकता। बाकी शिक्षक को 60 तक 2 बालक होंगे। 61 से 90, देखो 60 बच्चे हैं दोस्तों, तो कितने होंगे आपके, शिक्षक की बात करें, शिक्षक 2, ठीक है। 61 से 90 है तो शिक्षक कितने होंगे आपके 3। 91 से आपके 120 है तो 4 होंगे, और 120 से आपके 200 के मध्य है तो 5 होंगे, ठीक है। और 150 से अधिक है बालक, तो दोस्तों आपके 5 + 1, एक क्या हो जाएगा आपका, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक, ठीक है। और दोस्तों यदि बालक 200 से अधिक है तो अनुपात देखो, अनुपात आपका 40:1 से अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका, ये अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन थे सारे। आप देखो संशोधन, एक संशोधन हमने पढ़ा था आपका 2022 के अंदर, 2022 में संशोधन हुआ था किसमें, अनुसूची के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या, धारा 20 के अंदर दिन प्रतिशत शक्ति का प्राप्त किया गया, और दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षक की संख्या निर्धारित की गई थी। और देखो कक्षा 5 है आपकी, कक्षा 5 है और 10 बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे कितने आपके 10, तो एक शिक्षक होगा। शिक्षक कितना होगा आपका, एक शिक्षक होगा, विशेष शिक्षक। और इस बार तो पोस्टें नहीं आई, ठीक है, तो उसका आंदोलन चल रहा है आपका। और कक्षा 6 से 8वीं तक बात करें, ठीक है, 15 बालक है, कितने बच्चे हैं आपके, 15 बच्चे हैं, तो कितने शिक्षक होंगे आपके दोस्तों, एक शिक्षक होगा। दोनों में एक एक शिक्षक होगा। कक्षा 5वीं तक के 10 है तो एक, और 6 से 8वीं तक 15 दिव्यांग बालक है तो एक शिक्षक होगा। ये आपके 2022 में संशोधन किया गया था दोस्तों। तो चारों संशोधन भी हमने पढ़ लिए। ये था आपका आरटी एक्ट 2009, और ये आ जाती है आपकी नियमावली के क्वेश्चन शुरू हो चुके। आप देखो अब तक की क्लास हमने 1 घंटे के अंदर बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, पूरी बुकलेट को कवर करने का प्रयास किया दोस्तों। कैसी लगी आपको बताओ क्लास, आरटी एक्ट 2009 की, जीएसटी की फर्स्ट क्लास आपकी कैसी लगी, फर्स्ट टॉपिक की? अच्छी लगी हो तो अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर कर देना। अभी देखो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज नियमावली की बात और कर लेते हैं। अभी अब डिटेल से पढ़ेंगे तो क्लास तो लंबी जाएगी भाई दोस्तों। ये भी हो सकता है 1 घंटे में कंप्लीट हो, लेकिन करेंगे थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करेंगे इसको भी। वैसे प्लान 1 घंटे का था, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल से पढ़ाने के चक्कर में मैंने सोचा पूरी करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि रिविजन आपका अच्छा हो सके। भाई क्लास तो और ले लेंगे, एक और हो जाएगी, क्या दिक्कत है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में कुल कितने भाग व नियम है? तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितने भाग और नियम है? 8 भाग एवं 25 नियम है, 10 भाग एवं 29 नियम है, 12 भाग एवं 30 नियम है, 10 भाग एवं 31 नियम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 10 भाग और 29 नियम है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके नियमावली की। नियमावली की बात करें दोस्तों, धारा 38 में प्रदत्त किया गया था। धारा 38 की बात करते हैं, इस धारा 38 में क्या प्रदत्त किया गया था दोस्तों? इसमें प्रदत्त किया गया था कि राज्य सरकार इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना अपना अधिकार बनाए, ठीक है। तो इस धारा 38 के तहत प्रदत्त अपना अधिकार बनाया था राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को। 29 मार्च 2011 को राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 लागू की। क्या किया दोस्तों? लागू की। इसके अंदर कितने भाग? 10 भाग थे और 29 नियम थे। कितने भाग थे? 10 भाग और 29 नियम थे। तो भाग की बात करें दोस्तों, पहला भाग कौन सा था आपका? प्रारंभिक। पहला भाग कौन सा आपका? प्रारंभिक। यहीं पर याद कर लीजिए। नियम के अनुसार देखो, नियम है इसके अंदर, यहाँ पर नियम लिख देता हूँ।
नियम है इसके अंदर 2। तो पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कौन सा नियम किसी भी भाग में नहीं है, तो आपका नियम एक कौन किसी भी भाग के अंदर नहीं आता है। तो 10 भाग बनाए गए आपके नियमावली के अंदर, उसके अंदर जो आपका नियम 1 है वो किसी भी भाग के अंदर नहीं है दोस्तों, ये नोट करके याद करना। तो नियम 2 से शुरुआत होती है आपके भाग, कहाँ से शुरुआत होती है आपके नियम 2 से। दूसरे भाग की बात करते हैं दोस्तों, दूसरा भाग आपका विद्यालय प्रबंधन समिति SMC, इसके अंदर आपके नियम की बात करें तो आपके 3 से 5, ठीक है। तीसरा आपका है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, तीसरा भाग कौन सा आपका निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो इसकी बात करें दोस्तों आपके नियम केवल एक ही नियम है आपका नियम 6, कौन सा नियम है आपका नियम 6। चौथे भाग की बात करें तो चौथा भाग है आपका दोस्तों कर्तव्य, स्टेट यानी राज्य सरकार और प्राधिकारी लिख देता हूँ शॉर्ट में ताकि आपको याद रहे, प्राधिकार के क्या कर्तव्य। और नियम की बात करें दोस्तों नियम आपके 7 से 9, 7 से 9 है दोस्त, ठीक है। 29 नियमों में से 9 नियम आ गए आपके। पांचवा भाग की बात करें तो आपके उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व की बात करें किसके विद्यालय व अध्यापक के। और नियम की बात करें दोस्तों आपके 10 से 15 नियम है, 10 से 15 नियम किस में आएंगे आपके उत्तरदायित्व में आएंगे। छठे भाग की बात करें, छठा आपका अध्यापक आता है दोस्तों, कौन सा था आपका छठा भाग है अध्यापक आता है। इसके अंदर आपके नियम की बात करें तो आपके 16 से 21 नियम है, 16 से 21 नियम किस में आएंगे आपके छठे भाग के अंदर आएंगे। सातवें भाग की बात करें दोस्तों आपके पाठ्यक्रम आ जाएगा, पाठ्यचर्या आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके अंदर बात करें दोस्तों आपके नियमों की तो आपके 22 से 23 आ जाएंगे, 22 से और 23 आ जाएंगे। आठवां भाग है दोस्तों आपकी शिकायत, कौन सा भाग है आठवां शिकायत। और नियम की बात करें शिकायत निर्वाहन आपके 24 और 25 नियम आएंगे इसके अंदर शिकायत में। और 9वां भाग की बात करते हैं आपके 9 और 10 2 भाग ही बच्चे आपके। 9 नंबर की बात करें दोस्तों आपके बाल अधिकारों का संरक्षण है इसके अंदर, बाल अधिकार संरक्षण की बात करें दोस्तों तो आपके नियम की बात करें 26 से 28 आ जाएंगे। और 10वां भाग आपका प्रकीर्णन, कौन सा भाग है प्रकीर्णन। और इसके अंदर नियम आपका 29, अंतिम नियम कौन सा आपका 29। याद रखिए दोस्तों हमने 10 के 10 भाग देख लिए और कौन से नियम में कौन से भाग में कितने नियम शामिल किए गए वो भी हमने देख लिए, ठीक है। ये आपका एक पृष्ठभूमि होती है, जब भी आप शुरुआत करते हो तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। शुरुआत में कब लागू हुआ था आपका राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, 29 मार्च 2011 को लागू हुआ था। इसके अंदर 10 भाग है और 29 नियम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 2 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय से क्या आशय है। तो नियम 2 के अंदर बात करें दोस्तों क्या आपकी परिभाषा है, क्या आपकी परिभाषा है। अब भाग हम पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तो हमें प्राथमिक विद्यालय की परिभाषा पढ़ी है। कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय क्या कहलाता है आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय कहलाता है दोस्तों। तो क्या कहलाता है आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय। लेकिन हमें पूछिए प्राथमिक विद्यालय की, तो प्राथमिक विद्यालय क्या होता है दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय क्या कहलाता है प्राथमिक विद्यालय। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चीजें हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के भाग 2, देखो भाग 2 की बात करें तो सबसे पहले भाग 2 आए तो आपको भाग 2 याद होना चाहिए। क्या आपका SMC यानी विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति। इसकी बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति, देखो दे रखा है क्वेश्चन, द्वारा तैयार किए जाने वाले विद्यालय विकास योजना यानी विद्यालय विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो इसके द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है, उसके अंदर संबंध में कौन सा कथन सही है। विद्यालय विकास योजना का 1 वर्षीय होती है, विद्यालय विकास योजना 1 वर्षीय होती है क्या बताओ भाई 3 वर्षीय होती है, तो पहला गलत हो जाएगा। तो ये भी याद कर लो साथ साथ 3 वर्षीय, कितने वर्षीय होती है आपकी 3 वर्षीय होती है। देखो बात करते हैं विद्यालय विकास योजना की बात करते हैं, नियम 5 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है आपके नियम 5 की बात कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका किसकी बात कर रहा है नियम 5 की। अब देखो नियम 5 की सारी विशेषता चल रही है, याद कर लेना। विद्यालय विकास योजना केवल अध्यापकों की आवश्यकता तक सीमित होती है, नहीं अध्यापकों की आवश्यकता की संख्या तक ही सीमित नहीं होती है दोस्तों, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके अंदर कक्षावार नामांकन का आकलन भी होता है, अध्यापकों की आवश्यकता की संख्या भी होती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर व उपकरणों की भौतिक आवश्यकता भी होती है,
तो यह केवल अध्यापक तो के नहीं है दोस्तों। तीसरा दे रहा विद्यालय विकास योजना में कक्षावार नामांकन, देखो अवसंरचना व अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता का विवरण होता है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब देखो ये तो आपको पता चल गया नियम 5 की बात है। एसएमसी की बात करें दोस्तों तो विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करें भाग 2 के अंदर कितने नियम आपके? नियम हमने पढ़े आपके 3 से 5। नियम 3 की बात करते हैं दोस्तों। नियम 3 में क्या आपका? नियम 3 में आपका संरचना, एसएमसी की संरचना, ठीक है दोस्त। नियम 4 की बात करते हैं दोस्त। नियम 4 की बात करें तो क्या आ जाएगा आपका? कार्यकारी समिति, एसएमसी की कार्यकारी समिति, ये किसमें आएगा आपका? नियम 4 के अंदर आएगा। और नियम 5 की बात करें तो नियम 5 में ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और नियम 5 की जो विकास योजना होती है दोस्तों, विकास योजना कितने वर्षीय होती है आपकी? 3 वर्षीय। ये याद कर लेना दोस्तों। ये आपका पूरा पूरा आपका भाग 2 क्लियर हो गया आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 7 की बात कर रहा है। नियम 7 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय की अधिकतम पैदल दूरी कितनी निर्धारित की गई है? नियम 7 की बात करें तो नियम 7 आपको याद होना चाहिए सबसे पहले। तो नियम 7 क्या है दोस्तों? नियम 7 आपका आसपास का क्षेत्र व सीमाएं, आसपास का क्षेत्र व सीमाएं, ठीक है। कौन सा आपका? नियम 7 आसपास का क्षेत्र व सीमाएं। आप देखो हमें पूछा है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय की अधिकतम पैदल दूरी 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नियम 7 की बात करते हैं। सबसे पहले ये पूछा आपको 6 से 8 तक की बात करें, कक्षा 6 से 8 तक की 2 किलोमीटर, 6 से 8 तक की कितने किलोमीटर न्यूनतम पैदल दूरी? 2 किलोमीटर दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये बात कर रहा था आपका नियम 7, और नियम 7 कर रहा है आपके भाग 3 की। किसकी बात कर रहा है? आपकी भाग 3 की। तो देखो दोस्तों भाग 3 को समझते हैं यहाँ पर आपके। तो नियमावली का भाग 3 कौन सा है आपका? भाग 3 है दोस्तों आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। कौन सा आपका? भाग 3 है दोस्तों। नियम की बात करें दोस्तों इसके अंदर तो नियम आपका दोस्तों 6 से 9 तक है। कितने आपके? 6 से 9 तक। अब देखो बात कर लेते हैं नियम। सबसे पहले बात करते हैं आपके नियम 6 की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? नियम 6। नियम 6 क्या आपका? विशेष प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण नियम 6 है, ठीक है। जो पाठ्यक्रम RSCRT द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। 3 माह की न्यूनतम अवधि होगी विशेष प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नियम 7 अभी हमने देखा, पीछे क्वेश्चन आया था अपना नियम 7 से। तो क्या थे आपका? आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र या सीमाएं। धारा की बात करें तो धारा कौन सी थी? अपनी 6 थी दोस्तों। धारा 6 पढ़ी थी ना हमने पीछे। और ये आपका विशेष प्रशिक्षण किस में पढ़ा था? आपके धारा 4 के अंदर। देखो RT एक्ट 2009 भी याद होना चाहिए साथ साथ आपको। ये चीज़ें भी हमने पढ़ी थी। नियम 8 की बात करते हैं दोस्तों। नियम 8 क्या आपका? नियम 8 है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है नियम 8, क्योंकि नियमावली से नियम 8 से क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य सरकार वह स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व है, वह स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व है। ये किसमें दोस्तों? आपके नियम 8 के अंदर, ठीक है। नियम 9 आपका अंतिम नियम कौन सा आपका? भाग 3 का नियम 9 है दोस्त। नियम 9 के अंदर क्या है दोस्तों आपके? देखो इसके अंदर नियम 8 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आएगा अपना एक, ठीक है। नियम 9 क्या है आपका? स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखरखाव, यानी अभिलेखों का रखा जाना जन्म से 14 वर्ष तक बालक, जन्म से 14 वर्ष तक आयु तक का। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। तो ये था आपका भाग 3 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसके अंदर आपके नियम 6 से 9 थे, ठीक है। हमने 6 से 9 तक क्या प्रावधान थे वो हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो राइट आंसर तो हो गया था अपना ऑप्शन नंबर 2। आप देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 8 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियम 8 की बात कर रहा है और नियम 8 अभी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा दोस्तों? नियम 8 एक बार फिर से देखिए। नियम 8 है राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व है कौन से में? आपके नियम 8 के अंदर है। पहला दे रखा है दोस्तों आपके, राज्य सरकार बालकों को निःशुल्क शिक्षा व पाठ्य पुस्तक एवं यूनिफॉर्म उपलब्ध कराती है। बिल्कुल, पहला बिल्कुल करते हुए है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपका? विद्यालय मानचित्रण। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानचित्रण के अंदर कौन कौन से बालकों का ध्यान रखा जाता है? इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है, कौन कौन से बालकों का ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्र के बालकों का ध्यान रखा जाता है, निःशक्तताग्रस्त बालकों का ध्यान रखा जाता है, अलापर्द समूह के बालकों का ध्यान रखा जाता है, कमजोर वर्ग के बालकों का भी ध्यान रखा जाता है। तो पहचान की जाती है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, धारा 4 में निर्दिष्ट बालकों का भी ध्यान रखा जाता है। निर्दिष्ट बालक के कलाम ने आपके फाइनल टेस्ट प्री एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा था नियम 8 का। आपको याद है, एक नियम ने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पहले एग्जामों का एनालिसिस किया है, मैंने टेस्टों का एनालिसिस किया है, बहुत ही शानदार तरीके से हर पेपर को विश्लेषण के माध्यम से आपको कवर करवाया, ताकि रिवीजन भी करो, आप दोबारा भी जब पेपरों को देखो तो आपको पूरा पाठ्यक्रम जो उनका पाठ्यक्रम था, उनके आसपास के जितने क्वेश्चन बनते थे वो सारे कवर हो, उस हिसाब से करवाया गया। तो निर्दिष्ट बालक भी इसमें आएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपका, ये भी सही है आपका। निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का प्रावधान 2011 से लागू है। नहीं दोस्त, 2011 से लागू नहीं है, यह आया था आपका 2021 के अंदर। कब आया था आपका? 2021 में संशोधन हुआ था। अशोक गहलोत सरकार ने यूनिफॉर्म बांटी थी 2021। उपरोक्त कथनों में सही है तो पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा दोस्त। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। कमजोर वर्ग और अलापवर्द समूह के बालकों को अन्य बालकों के समान शिक्षा देने और भेदभाव से बचाने का प्रावधान राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के किस नियम में किया गया? नियम 10, नियम 11, नियम 12, नियम 13, बताओ भाई किस में किया गया दोस्तों? ये भाग 5 की बात कर रहा है यहाँ पर। यह प्रावधान किस में? आपके भाग 5। देखो दोस्तों, भाग 5 क्या था आपका? विद्यालय व अध्यापकों के उत्तरदायित्व। विद्यालय व अध्यापकों के उत्तरदायित्व, अध्यापकों के उत्तरदायित्व है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये तो आपको पता हो गया। भाग 5 के अंदर यदि हम नियम देखें तो नियम कब कहाँ से कहाँ तक? आपके 10 से आपके 15 तक, 10 से 15 तक। तो दोस्तों, तो हमें पूछा है कि बालकों के समान शिक्षा देने और भेदभाव से बचाने का प्रावधान राजस्थान निःशुल्क यानी आरटी एक्ट नियमावली 2011 के किस नियम में क्या गया है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नियम 10 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपको आ गया। नियम 11 के अंदर क्या है दोस्तों? नियम 11 के अंदर है राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की पूर्ति। राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति, व्यय की प्रतिपूर्ति सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा दोस्तों। धारा 12 के अंदर क्या है दोस्तों? धारा 12 के अंदर आयु के सबूत, आयु के सबूत। तो दोस्तों, ये आयु के सबूत की बात करें तो यहाँ पर देखो पूछा जाता है कौन कौन सी होनी चाहिए? अस्पताल का प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी अभिलेख, ठीक है, माता पिता संरक्षक बाल आयु की घोषणा, ये पूछे जाते हैं आगे। नियम 13 के अंदर क्या है दोस्तों? आपकी प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि, प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि, प्रवेश के लिए लिखो विस्तारित कालावधि, ठीक है, यह है। तो इसके अलावा 2 नियम और बच गए भाग 5 के अंदर। 10 आगे, 11 आगे, 12, 13, 14, 15 बचे। तो यहाँ पर याद कर लो दोस्तों, नियम 14 क्या है? तो नियम 14 है दोस्तों आपके विद्यालयों को मान्यता, विद्यालयों को मान्यता। और नियम 15 है दोस्त आपके, नियम 15 क्या है आपका दोस्त? नियम 15 आपका विद्यालय की मान्यता वापस लेना, मान्यता वापस लेना। 14 में तो देना, 15 में वापस लेना। ये लो भाई दोस्त, ये पूरा आपका भाग 5 भी आपका तैयार हो गया। देखो हमने भाग 1 से लेकर भाग 5 तक पढ़ चुके हैं हम नियमावली की बात करें 2011 के। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 भाग और बच गए। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार न्यूनतम अर्हता योग्यता निर्धारित करने का प्रावधान किस नियम के में किया गया? किस नियम में किया गया? तो ये दोस्तों आपके भाग 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? भाग 6 की।
और भाग 6 में क्या है दोस्तों, आपके अध्यापक है, और अध्यापक से संबंधित ही आपकी अर्हता पूछी है यहाँ पर। नियम की बात करें तो नियम आपके 16 से 21 तक के जो नियम है किसमें आते हैं, आपके भाग 6 के अंदर आते हैं। हमें पूछा है कि आरटी एक्ट नियमावली 2011 के अनुसार न्यूनतम अर्हता योग्यता निर्धारित करने व प्रावधान किस नियम में किया गया है? नियम 16 में, नियम 17 में, नियम 18 में, नियम 19 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नियम 16 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नियम 17 के अंदर बात करें तो आपके न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण, न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण, जैसा कि हमने वहाँ पर धारा 23 के अंदर पढ़ा था, 2017 में संशोधन के बाद 4 वर्ष और बढ़ा दिया गया था शिथिलीकरण। ठीक है। धारा 18 के अंदर न्यूनतम योग्यता अर्जित करना, न्यूनतम योग्यता अर्जित करना, अर्जित करना। धारा 19 में क्या है दोस्त, धारा 19 के अंदर आपकी अध्यापकों के वेतन भत्ते, अध्यापकों के वेतन भत्ते व सेवा के निर्बंधन धारा नियम 19 के अंदर है। तो हम भाग 6 की बात करें, धारा 16 से 21 पढ़ रहे हैं। तो 16 हमने पढ़ चुके हैं आपके अर्हता, न्यूनतम अर्हता है, योग्यता निर्धारित करने का प्रावधान है। 17 में न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण है। 18 के अंदर न्यूनतम योग्यता अर्जित करना है। 19 में वेतन भत्ते और सेवा में निर्बंधन है। तो 20 नियम 20 की बात करते हैं यहाँ पर। 20 और 21 से तो बचते हैं इसके। नियम 20 में आपके शिक्षक का दायित्व है, शिक्षक का दायित्व। नियम 21 की बात करते हैं दोस्तों। नियम 21 में क्या आपका छात्र शिक्षक अनुपात, वहां पर 25 में था आपका, यहाँ पर 21 में शिक्षक छात्र अनुपात। ये लो दोस्तों, आपका भाग 6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 34वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार कक्षा 8 तक के प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रमाण पत्र कितने समय में विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया जाना चाहिए? 15 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा आपका 1 माह। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं आपके भाग 7 की। भाग 7 क्या है दोस्तों, आपकी पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना, पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना, प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना, पूरा होना। इसके अंदर नियम की बात करें दोस्तों, इसके अंदर 2 नियम आपके, नियम 22 व 23, 22 व 23। अब देखो सबसे पहले हम नियम 22 देखते हैं। नियम 22 क्या है दोस्तों आपका, नियम 22 से आपका शैक्षणिक प्राधिकारी, शैक्षणिक प्राधिकारी, और ये किससे बनाया गया दोस्तों, ये बनाया गया आपका RSCERT उदयपुर को, RSCERT उदयपुर। ठीक है दोस्त। दूसरा आता है आपका नियम 23। नियम 23 है प्रमाण पत्र प्रदान करना, जो अपना क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रमाण पत्र प्रदान करना। और प्रधानाध्यापक कितने माह में प्रमाण पत्र देगा दोस्तों, 1 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 7 पे आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार अध्यापकों के लिए ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण, देखो ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होगा, अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होगा, ब्लॉक विकास अधिकारी होगा, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ब्लॉक स्तर की बात करें तो ब्लॉक विकास अधिकारी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिला स्तर पर कौन होगा आपका, बताओ भाई? जिला कार्यकारी अधिकारी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं दोस्तों, ये बात कर रहा है आपका भाग 8 की, बस शिकायत निवारण कर रहा है। तो कौन से भाग की बात कर रहा है? भाग 8 के अंदर प्रावधान है क्या आपका, भाग 8 शिकायत निवारण। नियम की बात करें तो इसके अंदर कितने नियम आपके? 2 नियम है, 24 व 25। 24 व 25। 24 क्या है दोस्तों आपके? नियम 24 की बात करें तो 24 क्या है दोस्तों आपके? अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, अध्यापकों के लिए
शिकायत निवारण तंत्र, ठीक है। और नियम 25 की बात करें दोस्त, नियम 25 में क्या आपका बालक माता पिता की शिकायत का निवारण, बालक या माता पिता की शिकायत का निवारण, की शिकायत का निवारण, ये किसमें आपके नियम 25 के अंदर है। आप देखो नियम 24 की बात करें तो देखो ब्लॉक स्तर पर तो कौन आ गया ब्लॉक, जिला स्तर पर कौन आ जाएगा आपका जिला स्तर पर, बताओ भाई। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी क्या होगा आपका, इसका सदस्य होगा, सदस्य ब्लॉक स्तरीय समिति का सदस्य होगा आपका ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है। अपर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्या होगा, इसमें सदस्य सचिव होगा आपका, सदस्य सचिव होगा। और ये यदि आपके जिला स्तरीय हो, आपके जिला स्तर के ऊपर हो तो, जिला स्तर पर हो तो आपके जिला परिषद तो क्या होगा आपका अध्यक्ष, अध्यक्ष होगा आपका। और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी क्या होगा आपका सदस्य होंगे। और अपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। ये आपके नियम 24 के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या आपका 36 13 का दोस्तों आपका राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राज्य सलाहकार परिषद के प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है, बताओ भाई प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा मंत्री, निदेशक RSCIT उदयपुर, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका शिक्षा मंत्री, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष कौन होता है आपका परिषद का, बताओ भाई राज्य सलाहकार परिषद शिक्षा मंत्री होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल सदस्य की बात करें दोस्तों, कुल सदस्य कितने होते हैं आपके 15 होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों आपके 15 होते हैं दोस्तों। इन 15 की बात करें, एक तिहाई क्या होगी आपकी महिलाएं, इनमें एक तिहाई क्या होगी दोस्तों महिलाएं होंगी, महिलाएं होंगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बार बार, ठीक है। कोरम कितनी होगी इनकी, बैठक की कोरम 50% होगी, कितने होगी दोस्तों आपके 50% होगी। सीधे क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके भाग 9 की, किसकी बात करते हैं हम आपके भाग 9 की बात करते हैं, बाल अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण की बात करते हैं दोस्त, ठीक है। देखो सबसे पहले यह तो हो गया था आपका भाग 8, ठीक है। आप कर रहे हैं हम आपके भाग 9। तो नियम की बात करें दोस्तों, आपके नियम आपके 26 से लेकर 28। तो नियम 26 की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले नियम 28 तो आपका क्वेश्चन आ गया, नियम 26 का क्वेश्चन नहीं आया, तो नियम 26 को यहाँ पर देखते हैं। आपके नियम 26 में आपके राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के या संरक्षण आयोग द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन, ठीक है। ये किसमें आपके नियम 26 में उल्लेख है, यानी एक प्रकोष्ठ का गठन करेगा, किसका करेगा, एक प्रकोष्ठ का गठन होगा दोस्त, प्रकोष्ठ का गठन होगा। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। नियम 27 क्या है दोस्तों आपके, नियम 27 आपके परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति, परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति, ये किसमें आपके नियम 27 के अंदर, ठीक है। यानी एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, इसके तहत आपके चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितने आपके वो भी याद कर लूँ, वो आपके 1018, इस पर आप शिकायत कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और नियम 28 हम पढ़ चुके हैं आपके, नियम 28 के आपके राज्य सलाहकार परिषद। तो ये थे आपके भाग 9 के अंदर 3 नियम थे, तीनों नियमों के बारे में यहाँ पर हमने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लो आपका राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार शंकाओं का निराकरण किस नियम के अंतर्गत है। शंकाओं का निराकरण आपका अंतिम नियम के अंदर है, नियम 29 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नियम 29 क्वेश्चन में आता है आपका भाग 10 के अंदर आता है, 10 के आपका प्रकीर्णन। तो ये लो दोस्तों, हमने आपके राजस्थान की नियमावली 2011 भी हमने कंप्लीट कर ली दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से हर नियम को समझा है। जितना आपका बुलेटिन दिया गया उससे अच्छी तरह से जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सारी हमने चीज़ें की। अब तक सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को, लाइक भी कर दिया होगा, और आपको अच्छा भी लगा होगा क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, ताकि हमें भी अगली क्लास
हमें मोटिवेशन मिले। अगली क्लास आपके सामान्य ज्ञान, राजस्थान के सामान्य ज्ञान का टॉपिक दे रखा है दूसरा, वो करेंगे। उससे पहले आपके प्रबंधन समितियाँ दे रखी है, वो करेंगे, ठीक है। और आपके निजी विद्यालयों क्वेश्चन अभी 2-4 क्वेश्चन है वो हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में कल की क्लास आपकी कमेंट पर डिपेंड होगी कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि मेहनत करें, तैयार करें, क्वेश्चन को इकट्ठा करें, क्वेश्चन ढूंढे कि इस क्वेश्चनों को करा के यहाँ पर इस सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके सामने आने से पहले। तो उन चीज़ों को आप समझते हो, आपके लिए कितनी उपयोगी ये चीज़ें आपको बतानी होगी, आपको कैसी लगी वो भी आपको बताना होगा, और रिवीजन कैसा हुआ आपका वो भी आपको कमेंट के अंदर बताना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4-5 क्वेश्चन आपने, ये क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में एंट्री लेवल कक्षा 25 एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट किसके लिए निःशुल्क आरक्षित रखी होती? 25% सीट। तो देखो तो हमने 25%, देखो हमने धारा फटी आपकी, धारा 12(1) गैप फटी थी। देखो दोस्तों, आज ही फटी हमने RT एक्ट 2009 के अंदर फटी थी ना। इसके अंदर हमने 25% सीटें आपके दुर्बल वर्ग के आसपास के असुविधाग्रस्त बालकों के लिए निर्धारित किया गया था। ये क्वेश्चन पढ़ा ना हमने, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसपास के दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के लिए निर्धारित किया गया। प्रतिपूरण आपका समुचित सरकार करेगी। कौन करेगी? आपकी समुचित सरकार करेगी। प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों? ये प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी आपकी 2012-13 से। कब हुई थी आपकी? 2012-13 से हुई थी दोस्तों। ऑनलाइन प्रक्रिया, इन सबको ऑनलाइन कब किया गया? क्योंकि फर्जीवाड़ा ज़्यादा हो गया, ऑनलाइन करना पड़ा सरकार को, तो ऑनलाइन किया गया था दोस्तों आपके 2013-14 में, ठीक है। और अनिवार्य कब किया गया? ऑनलाइन अनिवार्य 2014-15 से, 2014-15 से। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी, अलग अलग क्लास ली हमने। RT एक्ट की अलग क्लास होती है, 9 की नियमावली की एक अलग क्लास अपनी प्लेलिस्ट के अंदर बनी हुई है। शैक्षिक परिदृश्य के नाम से अपनी क्लास है, प्लेलिस्ट बनी हुई है कलाम की, उसमें सारे टॉपिक आपको करवाए गए हैं। अनिवार्य 2015-16 से। एंट्री लेवल की बात करें दोस्तों, एंट्री लेवल की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है दोस्तों? आपका कक्षा 1 में ले सकते हैं, या आपका तथा PP3+ मॉडल, इसके अंदर यानी ये आपका एंट्री लेवल है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी PP+3 या 3 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 4 वर्ष से कम होनी चाहिए उनकी आयु, ठीक है, आयु, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, इसका पूछा गया क्वेश्चन है भाई दोस्तों, ये PP+3 वाला। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम। देखो, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में ऑनलाइन लॉटरी यानी वरीयता निर्धारण के अंतर्गत किस बालक को प्राथमिकता दी जाती है? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया। किसी भी विद्यालय में पहले आवेदन करने वाले बालक को नहीं, किसी विद्यालय में पहले आवेदन करने वाले बालक को नहीं किया जाता दोस्तों, ठीक है। विद्यालय के वार्ड या गांव के बालक को, केवल SC/ST को, केवल BPL परिवार के बालक को नहीं, विद्यालय के वार्ड या गांव के बालक को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में ऑनलाइन लॉटरी के तहत वरीयता सूची तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, स्कूल से संबंधित गांव के अनाथ दिव्यांग बालकों को वरीयता क्रम 4 से 30 दिया गया, वरीयता क्रम 4 से 30 दिया गया, तो ये सही है क्या दोस्तों? स्कूल से संबंधित गांव के अनाथ दिव्यांग बालकों की वरीयता क्रम 4 से 30 दिया गया है, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। ये दिया गया दोस्तों आपका, इनको वरीयता क्रम दिया गया आपका 0 से 01 से 03, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा, ये हमारा चाहिए। ये आपका 4 से 30 नहीं है दोस्तों, 03 आता तो सही होता है। ग्राम पंचायत के अन्य गांव ढाणी के अनाथ दिव्यांग के बालिका वरीयता क्रम को 31 व 32 दिया गया, बिल्कुल राइट। ये आपका सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 2। स्कूल से संबंधित गांव के शेष बालकों को वरीयता क्रम 1 से 3 दिया गया, नहीं, 1 से 3 शेष बालकों को नहीं गया दोस्तों। 33 से 50 दिया गया दोस्तों, 33 से 50 दिया गया शेष बालकों को। 01 से 3 किसको दिया गया? आपके संबंधित गांव के अनाथ दिव्यांग बालकों को दिया गया, तो ये आपका वैसे गलत हो गया। ग्राम पंचायत के अन्य गांव और ढाणियों के शेष बालकों को 1 से 20 दिया गया, नहीं, 1 से 20 नहीं दिया गया दोस्तों, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ये वरीयता क्रम ये वाला भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन के लिए जिला स्तर पर सत्यापन दल का गठन किस प्रकार किया जाता है? जिला स्तर पर किस प्रकार किया जाता है? 1 सदस्यीय दल 5 विद्यालय का सत्यापन नहीं, 2 सदस्यीय का दल होता है जिसमें 1 राजपत्रित सदस्य होता है, अधिकतम 3 विद्यालयों का सत्यापन करता है एक दल, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर याद कर लेना, फॉर्म निरस्त कौन करता है आपका, निरस्त या रिजेक्ट, रिजेक्ट कौन करता है दोस्तों आपका, CBEO, CBEO करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया दोस्तों, ठीक है भाई। रिजेक्ट कौन करता है, जांच कौन करता है, तो आपका CBEO करता है, ठीक है। जांच भी कौन करता है आपका, CBEO करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दल होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्शन 70 2025-26 के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार RTE के तहत निःशुल्क प्रवेश किन कक्षाओं में दिया जाएगा, केवल कक्षा 1, केवल PP3+, PP3 एवं कक्षा 1 सभी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, PP+3 एवं कक्षा 1 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 कौन सा आपका 2025-26 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सीधा आपका पूछा जा सकता है। तो ये हमने देखो RTE एक्ट 2009 फटा, RTE नियमावली 2011 फटा, निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हमने देखा। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों, आपके 3 टॉपिक हमने कंप्लीट किए, लगभग आपके 8-9 पेज बुकलेट के कंप्लीट कर चुके हैं आज की क्लास के माध्यम से। तो आपको कैसी लगी क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना, आपको समझ में कितना है वो बताना, और आपको समझ में आया कि नहीं है वो बताना। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कल की क्लास होगी दोस्तों हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, प्रबंधन एवं समिति, कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। और इसके साथ करेंगे दोस्तों आपका NEP 2020। ये 2 टॉपिक कल हम कंप्लीट कर देंगे GST की। फिर इसके बाद हम कल्याणकारी योजनाएं हैं, आपकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनको देखेंगे। नोडल विभाग वगैरह क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उसको कवर करना है वो देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कल की क्लास आपकी ये 2 होगी। GST को फल लेना, आराम से MCQ के माध्यम से अपना आकलन करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। इन सभी क्वेश्चनों की PDF अपने टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का नाम आप सभी को पता है, पेपर एनालिसिस पॉइंट, एनालिसिस पॉइंट दोस्त। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।